everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपने जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के, कंट्रीब्यूशन के, क्लासिफिकेशन के, वो सारी चीजें देखी। अब क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल आपने एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ा और एक मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ा, और अब एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या होता है, मतलब वो सारी इंडस्ट्री जहां पे बेसिक रॉ मटेरियल कहां से डिराइव आउट होता है, मिनरल्स से मिलता है, वो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं मिनरल्स के बेसिस पे, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। यहां तक चीज समझ में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है। अब देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इतनी इंडस्ट्री क्या है आपको पढ़ना है। ठीक, अब इतनी इंडस्ट्री पढ़ना है तो एक एक करके भी पढ़ा सकते थे, एक साथ भी पढ़ा सकते थे। अब क्या है कि थोड़ा सा इस साल डिलेमा में है, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में से छोड़ना है बता दो। देखो अगर आप सीबीएसई के सर्कुलर को देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इतने तो टॉपिक वो हैं जो हम एक साथ पढ़ते आए हैं। अब क्या है यहाँ पे दिया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है। तो अब स्पेसिफिकली उन्होंने कॉटन, जूट, शुगर ये नहीं पूछा है, ना उन्होंने एल्यूमिनियम पूछा है, ना आयरन एंड स्टील पूछा है, ना उन्होंने केमिकल, ना फर्टिलाइजर, ना ऑटोमोबाइल, ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूछा है। सिर्फ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, ओवर द स्पेस कौन सी इंडस्ट्रीज कहां है, ये होता है अगर हम बाय वर्ड्स जाते हैं तो। लेकिन उन्होंने ये भी कहीं मेंशन नहीं किया फुटनोट में कि सारी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, तो वो डिलेमा है। कुछ स्कूल्स में टीचर ने भी बोला है कि ये कट गया है, कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें, हम हमारी तैयारी को बेहतरीन करके चले, ठीक है, फिर कुछ भी पूछ लो, पढ़ के सवाए हैं, समझ लो मेरी बात। इसीलिए मैं आपको एक पासिंग रेफरेंस हर इंडस्ट्री की देते चल रहा हूं, और इनफैक्ट वो पासिंग रेफरेंस नहीं है, वो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। समझ में मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर जहां से पूछना जैसे पूछना हमने पढ़ के समाया, बात खत्म। क्लियर हुआ। चलो तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बात करें जो कि एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की क्या कहानी देखो, तो इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री, डिपेंडेंस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज ओवर इट। बेसिक इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री जो है वो आयरन एंड स्टील पे डिपेंडेंट है। आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसको कैसे समझोगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होती तो आयरन की मशीन नहीं आती, आयरन की मशीन नहीं आती तो दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कैसे होता, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में अगर ऑन द बेसिस ऑफ की रोल प्लेड बाय दैट इंडस्ट्री आप देखो तो वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, की इंडस्ट्री है, जो दूसरे इंडस्ट्रीज को क्या करती है, दूसरे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ में सपोर्ट करती है। जब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने समझाया नहीं था आपको, ये बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज आयरन स्टील इंडस्ट्री के द्वारा जो सपोर्ट दिया जाता है उस पर ग्रो होती है। क्लियर हुआ। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। आपका देश कितना विकसित है, आपके देश में कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है, वो आप देख सकते हैं, या फिर वो आप अनुमान लगा सकते हैं। किस चीज से, वो आप अनुमान लगा सकते हैं स्टील के प्रोडक्शन और स्टील के कंजम्पशन से, कि आपकी कंट्री में कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी कंट्री में कितना स्टील का कंजम्पशन हो रहा है। उस चीज से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। ये पॉइंट को यहाँ पे नोट करना होगा आपको। क्यों नोट करना होगा, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है ना, इट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर इन जनरल इंडस्ट्रीज जो होती है, दे शोज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो वैसे ही क्या है कि जब बेसिक क्या होता है ना, सबसे पहले आदमी क्या बनता है, बेस ही तो बनती है। मकान बनाओगे पहले फाउंडेशन बनाओगे, उसके ऊपर दूसरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल बनाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपकी जो बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन, उसमें कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी कंट्री में कहां से डेवलपमेंट होगा, हवा में नहीं। तो उस कंटेक्स्ट में स्टील का, आयरन का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कंट्री के डेवलपमेंट को दर्शाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर हेवी इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री होने के साथ साथ में क्या हेवी इंडस्ट्री भी है, और ये मैंने समझाया भी था कि बेसिस बदलोगे क्लासिफिकेशन बदल जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, या फिर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, इसे हेवी इंडस्ट्री या फिर बल्क में क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है तो हेवी इंडस्ट्री में डाल देंगे हम, लाइट वेट इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें बल्क में लगती है। बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हेवी एंड बल्की। तो अगर आप बेसिस क्या रख रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन में समझाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे सब कुछ बल्क में इस्तेमाल होता है। इस कारण से ये
हैवी इंडस्ट्रीज होती है। इसका इंपैक्ट क्या पता है? हैवी इंडस्ट्री होने के साथ साथ इसका एक इंपैक्ट ये भी है, क्योंकि अब जब सब कुछ बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, एक हैवी इंडस्ट्री है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो बढ़ना तय है। आगे समझ में यहाँ पे अब एक चीज में इंपॉर्टेंट और आपको बता देता हूँ, स्किप हो गया था, ठीक है, क्या है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आप कब कौन सा सेशन आ रहा है उस चीज पे अपडेटेड भी रहोगे। और इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ साथ जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं, जैसे लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग दी चैट एंड इमोजीज हो गया, ठीक है, डाउट पूछ सकते हैं आप, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, स्पेशल क्लास होती है, और ये सारी चीजें फ्री होती हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री होगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद में एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो बेसिक इंडस्ट्री क्यों है, वो हेवी इंडस्ट्री क्यों है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कोई भी इंडस्ट्री बेसिक क्यों है, हैवी क्यों है, तो वो आपको समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में जैसे आप देखोगे आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1, ठीक है, 4:2:1, ये जो रेशियो है, इस रेशियो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या है ये रेशियो, मतलब 4, मतलब अगर इसको क्विंटल्स में देखें तो 4 क्विंटल आपको आयरन और चाहिए रहेगा, जिसके अंदर कचरा मिट्टी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और फिर क्या 4:2, तो 4:2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रेशियो में आपको 4:2 में मतलब कोकिंग कोल चाहिए रहेगा 2 के रेशियो में, और 4:2:1 जो है, तो इस रेशियो में आपको चाहिए रहेगा लाइमस्टोन, ठीक है, इस रेशियो में आपको चाहिए रहेगा लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या है, तो मैंने आपको इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर चाहे एग्जाम में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन उसको पासिंग रेफरेंस के साथ में पढ़ते चलना। क्यों पढ़ते चलना, क्योंकि वो आपको आपकी फाउंडेशन बनाने में बहुत मदद देगा। कैसे मदद देगा, तो हमने वहां पे लाइमस्टोन का यूज देखा था कि कैसे लाइमस्टोन जो है केमिकली क्या करता है, यहां से इंप्योरिटीज जो रहती है तो उन्हें रिमूव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजों का क्या होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, नॉलेज कनेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये ध्यान रखना कि आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं कि आपको वहां भट्टे में पहुंचा देंगे कि जाओ आयरन और से आयरन निकालो, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज, ये भी समझाया था। मैंगनीज क्या है, फेरस मिनरल है, ध्यान आ रहा है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जिन बच्चों ने पढ़ा है। तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज का भी रिक्वायरमेंट होता है किस प्रोसेस में, आयरन स्मेल्टिंग की प्रोसेस में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में। क्यों, क्योंकि जो स्टील बना रहे हो आप, उस स्टील को हार्डन करने के लिए, मजबूती देने के लिए आप मैंगनीज मिलाते हो, अलॉय बनाते हो, ठीक है, मैंगनीज मिलाते हो। अब इंडिया के अगर पोजीशन की बात करें आयरन स्टील के प्रोडक्शन में, तो इन 2018 विथ 100.6 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel producers. फर्स्ट कौन है, चाइना, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 106.5 million tons of crude steel हमने जो है प्रोड्यूस किया, और इंडिया सेकंड रैंक पे आता है 2018 के डेटा के हिसाब से। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, स्पॉन्ज आयरन मतलब आप कह सकते हो कि जो इनिशियली प्रोड्यूस्ड आयरन रहता है, जिसमें आप जैसे देखते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूस्ड आयरन रहता है वो स्पॉन्ज आयरन कहलाता है, जिसके अंदर कह सकते हैं थोड़ा सा क्या रहता है, जो पिग आयरन रहता है ना, पिग आयरन की अपेक्षा ये ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। ये रहा स्पॉन्ज आयरन, इस तरह से मतलब कह सकते हैं ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ आयरन होता है ना, पहला अवतार जो रहता है आयरन का प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है, वो स्पॉन्ज आयरन रहता है। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको आप जैसे देखेंगे तो मेल्ट करके और उसको अलग अलग शेप्स वगैरह सारी की जाती है, इसमें और अलॉयज वगैरह मिला के इसको फिर मतलब प्यूरिटीज इंप्योरिटीज स्ट्रेंथ के हिसाब से, वेट के हिसाब से चीजें बदली जा सकती है, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2018 में अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखोगे स्टील का, ठीक है, तो इन द कंट्री वाज ओनली 70.9 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 224.5 kg, ठीक है। ये क्या चीज है पता है, इसमें एक सवाल भी उठेगा कि सर ये कंजम्पशन कम क्यों, हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली चीज एक्सपोर्ट कर देते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि पॉपुलेशन एक फैक्टर है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इसके चलते क्या होता है कि आप टोटल जो कंजम्पशन हो रहा है आपकी कंट्री में स्टील का, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं पर हेड जब डिवाइड करते हो, तो पर हेड कंजम्पशन जो निकलता है वो कितना निकलता है 70.9 kg। लेकिन अगर वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं वहां पे 224.5 kg कंजम्पशन है, ठीक है। अब वो कुछ सवाल जो आ रहा है कि कम क्यों है, तो पॉपुलेशन एक फैक्टर हो जाता है यहाँ पे, ठीक। आयरन स्टील प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। अब मिनी स्टील प्लांट क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होते हैं। मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं, तो द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग, मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेस भट्टियां जो होती है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है, यूज स्टील स्क्रैप्स एंड स्पॉन्ज आयरन
They have re-rollers that use steel ignores as well. They produce mild and alloy steel of given specification. तो मतलब यहाँ पे क्या है कि स्क्रैप मटेरियल हो गया, स्पॉन्ज आयरन हो गया, इन्हें इस्तेमाल करके माइल्ड लेवल पे, जैसे अगर आप देखेंगे माइल्ड और अलॉय स्टील जो है गिवन स्पेसिफिकेशंस के साथ में बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो छोटे प्लांट्स जो होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं, वैसे आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में एज सच पूरा जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल से मतलब ओर से एक्सट्रैक्शन तक का वो पूरा प्रोसेस एक ही इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में हो जाता है। तो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स from putting together raw materials to steel making, rolling and shaping। तो हर चीज जो है ना रॉ मटेरियल डालने लगा के प्रोसेसिंग, रोलिंग, शेपिंग, शीट्स बनाना, स्टिक्स बनाना, क्या करना है तुम्हें, सब कुछ एक ही इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के अंदर हो जाता है। बड़े बड़े जो स्टील प्लांट्स होते हैं, तो दिखती बात है मिनी स्टील प्लांट्स बहुत सारे हैं देश में, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के लिमिटेड नंबर्स हैं। फिर अगर हम बात करें इफ वी आर कंपेयरिंग द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज विद द वर्ल्ड, तो इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रीजन क्या है, दोनों ही कंट्रीज एक साथ ग्रो हुई थी, दोनों ही कंट्रीज अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को आगे आगे बढ़ा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो एक समय पर 1950 में समान मात्रा में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है, सेम अमाउंट में क्या है क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जाती थी। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन आज अगर जैसे आप देखोगे तो आज स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, ठीक है। चाइना इज द largest producer of steel. China is the world China is also the world's largest consumer of steel। और इसी के साथ साथ चाइना क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इन द सेंस कि वो जितना स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना पूरा का पूरा वो अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में लगा दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि शाम को जब खाना खाने बैठेंगे तो प्लेट में स्टील के इग्नॉट्स लेके बैठेंगे, चलो थोड़ा सा स्टील चख लेते हैं, नहीं। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील का मतलब यहाँ पे होता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के चलते वो अपने स्टील को डोमेस्टिकली इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि आयरन और स्टील जो है तो उससे कहीं ना कुछ डेवलपमेंट ही हो रहा है, ठीक है। खाएगा कोई ऐसे नहीं, कंज्यूमर वो मत समझ लेना। और यहाँ पे डेटा भी बताया गया है, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया के अपेक्षा, ठीक है, इंडिया का प्रोडक्शन इतना है तो चाइना का देखो, इंडिया का 86.5 है तो इनका 822.7 है, ठीक है, 822.7 मिलियंस में है ना, मिलियन टन्स, समझ में आया। फिर क्या है, फिर अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। रेयर केस में अगर एक क्वेश्चन बनता है व्हाई द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड एट छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब क्या है, तो आपका ये वाला जो रीजन है, ध्यान है 9th ज्योग्राफी में पढ़ के आया क्या, तो कौन सा वाला जो आपका झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, वो वाला जो पूरा प्लेटू वाला रीजन है, तो वहां पे क्या है, वहां पे आप देखेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है। कारण क्या हो सकता है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, ठीक है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, ग्रोथ पोटेंशियल इन दी होम मार्केट, ठीक है। तो ये सारे कारण है कि वहां पे आयरन बहुत आसानी से मिल जा रहा है, हाई ग्रेड का मटेरियल है, चीप लेबर मार्केट भी है आजू बाजू में, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या है बहुत अच्छे है, मतलब सस्ते दामों पे लेबर मिल जाते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, ग्रोथ पोटेंशियल इन दी होम मार्केट। और फिर क्या है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह भी है, ठीक, तो होम मार्केट में भी क्या है ग्रोथ पोटेंशियल है। तो दीज फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये तो लोकलाइजेशन आ गया। अब चैलेंज भी फेस करते होगी इंडस्ट्री, जी हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन स्टील इंडस्ट्री। समझ रहे हो क्वेश्चन कहां से क्या क्या बन सकता है, लोकलाइजेशन क्यों है, चैलेंजेस क्या है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है क्या इंडस्ट्री के आपके पास में, तो पैटर्न वही रहने वाला है। पता है हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं बहुत सारा, हम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारी स्टोरीज याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैटर्न ड्रॉ आउट करना सीख जाते हो उसके लिए उस दिन आपके लिए चीजें आसान होना चालू हो जाती है। मतलब फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता दिमाग को, आपको चीजों को क्या करना रहता है, डॉट्स को कनेक्ट करना रहता है कि यार ये पैटर्न है। अब जैसे कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं स्टार्टिंग से कि सर ये चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है, लेंदी है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना पैटर्न ड्रॉ आउट करो। हर इंडस्ट्री को जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे देखो कुछ ना कुछ लोकलाइजेशन के कारण होते हैं, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ये बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो चैलेंज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ चैलेंजेस में क्या है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, ठीक है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो ये एक बड़ी समस्या रहती है, लेबर की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ रही है, ठीक है। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल भी चाहिए ना आपको, क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या चाहिए 4:2:1 में आयरन ओर तो चाहिए, कुकिंग कोल चाहिए, तो ब्लास्ट फर्नेसेस को चलाने के लिए, भट्टों को चलाने के लिए क्या चाहिए रहेगा, ठीक है, आपको वहां पे कुकिंग कोल चाहिए रहेगा, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। फिर क्या है, लेबर जो है, लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्योंकि मान लो मेरे स्टील प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं,
जब इरेक्टिक सप्लाई रहता है, सप्लाई कट कट के आती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल लाना, फिनिश्ड गुड्स जो है उन्हें पहुंचाना, इन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, उसकी भी कमी है। तो ऑल दीस फैक्टर्स टुगेदर, ठीक है, ऑल दीस फैक्टर्स टुगेदर आर रिस्पांसिबल फॉर कह सकते हैं ऑल दीस फैक्टर्स टुगेदर आर क्रिएटिंग चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है ना, उसको एक क्या मिला है, एक बूस्ट मिला, इनिशियल बूस्ट मिला। कब से? जब से अगर हम देखेंगे लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आना चालू हुआ है। लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पे? तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये कि जैसे हमने हमारी इकोनॉमीज को ओपन अप किया 1990s में, ठीक है, जब विदेशों से पैसा आने लगा हमारे देश के अंदर, तब क्या हुआ? तब जैसे अगर आप देखेंगे तो लोग पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हेवीली इन आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है और जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स थे उनसे मैच करने लगे हमारे यहाँ के आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो हैव गिवन अ बूस्ट टू इंडस्ट्री विद एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। और लिबरलाइजेशन हुआ जब बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए। पहले गवर्नमेंट संभालती थी माइनिंग वगैरह सबको, आज भी रेगुलेट करती है, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए, अडानी ग्रुप आ गया, जैसे वेदांता देखोगे आप, ठीक है, तो ये सारे ग्रुप जब आए तो देयर इज अ नीड टू, इससे मतलब एक बूस्ट मिला, इससे एक बूस्ट मिला। लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री को अगर अभी भी समझे तो देयर इज अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। एक चीज मैं बताता हूं आपको, जापान है ना, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता है, रॉ मटेरियल ले जा रहा है, मतलब ओर ले जा रहा है, और ले जाके वहां प्रोसेस करके हमें वापस बेच दे रहा है हमसे सस्ते दामों पे, ठीक है। हमारे यहाँ जो आयरन स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उससे कम दाम पे बेच दे रहा है। कारण कारण सिंपल सा है कि वहां पे आप जिसे देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, ठीक है, और उसी के चलते क्या है, वो हमारे यहाँ से और ले जाके भी कॉम्पिटिटिव आयरन स्टील प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, और हम हमारे यहाँ के यहाँ प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। इज दैट क्लियर? समझ में आई यहाँ तक चीजें, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री एक हो गया। दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम मतलब क्या है? तो जैसे आप एल्यूमिनियम भी देखोगे वो भी कहां से मिल रहा है? मिनरल से मिल रहा है। एल्यूमिनियम का मिनरल क्या है? पढ़ा है आपने पिछले चैप्टर में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, बॉक्साइट, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री मतलब मेटल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेकंड मोस्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कौन सी है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करें तो इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल एंड बिकम्स स्ट्रांग व्हेन मिक्स्ड विद मेटल्स, ठीक है। तो ये उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर इंसान की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, मेरी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, और वही हमें क्या बनाती है? अलग बनाती है। तो अगर आप गलती से भी ये सोचते हो ना कि आप किसी काम के लिए हो, आपके अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं, तो आप बहुत गलत सोचते हो आप, ठीक है। एवरीवन इज यूनिक, ठीक है। ये किस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहा हूं मैं कि कभी ये मत सोचना कि मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, ठीक। तो जैसे एल्यूमिनियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसे यूनिक बनाती है, वैसे आपके अंदर भी कुछ होगा, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको यूनिक बनाती है। क्लियर हुआ? तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में क्या जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब उसमें जंग वंग नहीं लगती है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हीट भी अच्छी सप्लाई करता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मिलेबल है, उसकी शीट बनाई जा सकती है, डक्टाइल है, उसके वायर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर उसे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सकती है। अब इन्हीं सारे कारणों से, ठीक है, इन्हीं सारे कारणों से उसके यूजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ना है तो आप आयरन को लेके उड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका एल्यूमिनियम, लाइट मेटल देखोगे, एल्यूमिनियम वहां मदद करता है। तो एयरक्राफ्ट वगैरह की बॉडी वगैरह बनाने के लिए क्या है? एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। यूटेंसिल्स हो गए, वायर्स हो गए, बर्तन वगैरह बनाना है, वायर्स वगैरह बनाना है, तो इन सारे इस्तेमालों में एल्यूमिनियम का, मतलब इन सारे पर्पसेस में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? दीस आर दी पर्पसेस ऑफ एल्यूमिनियम। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील का, सब्स्टिट्यूट कॉपर का, जिंक का। अब देखो हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करना है। जैसे स्टील है, स्ट्रेंथ बहुत है स्टील में, ठीक है, लेकिन क्या है? वेट है, स्टाफ की तरह मजबूत है स्टील, लेकिन क्या है? वेट बहुत है, तो वहां एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट बन गया उसका। समझ आ गया? तो ये कुछ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद आगे लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखो 6 टन ऑफ बॉक्साइट से 2 टन ऑफ एल्यूमिना निकलता है, और उस 2 टन एल्यूमिना में से भी 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है।
तो बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम, ये मिनरल्स एंड एनर्जी वाले रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने कि ये प्रोसेस होती है। अब आपको वहां पे वही वाली बात है कि स्मेल्टिंग के लिए पहुंचा नहीं रहेगी जाओ एल्यूमिनियम निकाल के ला, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या 4:2:1 वाला ही प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है, मतलब मिला नहीं रहे कुछ, लेकिन ये रेशियो ऐसा है कि 4 से 6 टन बॉक्साइट से आपको 2 टन एल्यूमिनियम मिलेगा और उस 2 टन एल्यूमिनियम से अब 1 टन एल्यूमिनियम निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी पूरी प्रोसेस बताई गई है कि बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है और फिर एल्यूमिनियम मिलता है आपको, ठीक है, तो पूरा फर्नेसेस का वो बताया है। नॉट नेसेसरी कि आपसे पूछा जाए, लेकिन एक आइडिया, एक रेफरेंस कि रॉ मटेरियल है बॉक्साइट क्वेरी से निकल के आता है, एल्यूमिना जो है तो बॉक्साइट इज क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट, फिर क्या है एल्यूमिनियम स्मेल्टर जो है तो ये यहां ट्रांसपोर्ट करके क्या है क्रायोलाइट, अ मोल्टन मेटल एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और फिर क्या होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के चलते आप जैसे देखेंगे तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है, ये प्रोसेस रहती है किस चीज की, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। अब अगर आप देखेंगे तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल at minimum cost are two prime factors for location of the industry। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें क्या हो जाती है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस कैरी आउट होती है, यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे एक तरह से, ठीक है, और उसके साथ साथ अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल कम से कम दाम में मिल जाए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है किस चीज के लिए, इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिसाइड करने से पहले। समझ में आया? अब क्या है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी होगी, अब ऐसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है हमारी, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री अगेन द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स से डील कर रहे हैं। अब ये क्या मिनरल बेस्ड होगी जी, क्योंकि केमिकल्स भी कहीं ना कहीं आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो केमिकल इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि केमिकल आप देखो हर इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल क्या है कि आप डाइंग वगैरह जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कलर्स वगैरह डाई कर रहे हैं तो वहां केमिकल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, मोबाइल वगैरह जो है, बैटरी वगैरह जो है, तो हर जगह क्या है केमिकल इंडस्ट्री का आपको क्या देखने को मिल रहा है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करे हुए केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जरा रिकॉल करो, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो आप इंडस्ट्रीज को, तो कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से आप देखेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से दो ग्रुप में जिसमें क्लासिफाई किया जा सकता है वो दो ग्रुप हमारे हैं, एक तो लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल, 1 करोड़ से कम वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 1 करोड़ से ऊपर वाला लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह की इंडस्ट्रीज की बात की गई है। इनऑर्गेनिक में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइड सोडा है, ठीक है, बोल रहे हैं सर केमिस्ट्री से वैसे ही तो सिर दर्द तो यहाँ आ गए, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, लेकिन कि इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी रहेगी पता है, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब वो सारी जहाँ पे सिंथेसिस, हाँ जहाँ पे सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है, सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है मतलब क्या है कि जैसे अभी सल्फ्यूरिक एसिड है, फर्टिलाइजर्स वगैरह है, तो आप केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं लैब में और फिर क्या है वो इनऑर्गेनिक हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक मतलब क्या है कि जहां से आप केमिकल एज इट इज एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग यहां भी होगी लेकिन यहां पे उसको लैब में सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, तो जो क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है, वो क्रूड ऑयल वगैरह क्या है वो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में सिंथेसाइज की जरूरत पड़ रही है, तो पेट्रोकेमिकल में जैसे सिंथेटिक फाइबर्स एंड रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो आपकी क्या हो गई केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्रांचेस हो गई है, ठीक है। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ये कैसे हुआ, तो केमिकल इंडस्ट्री में मान लीजिए क्या किसी ने एक केमिकल ए प्रोड्यूस करा किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, अब यही केमिकल ए जो है ना तो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री क्या करेगी, केमिकल डी प्रोड्यूस करने के लिए ए, बी और सी तीन केमिकल्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल में ये डील कर रही है, तो किसी ने कुछ केमिकल बनाया वो दूसरी इंडस्ट्री में ले जाकर उसको क्या करा और प्रोसेस करके उसको और एडवांसमेंट करके तीसरा केमिकल बना दिया। तो केमिकल इंडस्ट्री में क्या कहानी निकल के आ रही है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है तो इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, वो अपना खुद का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, बेसिक केमिकल अंडर वो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो वो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ऐसे है कि जो बेसिक केमिकल्स हैं वही फर्दर प्रोसेसिंग की प्रोसेस के थ्रू जाते हैं ताकि और केमिकल्स बनाए जा सके, ये हो गई केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज के बाद आती है अगली फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज,
ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या है, अगेन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजर्स जो बन रहे हैं वो भी मिनरल्स से बन रहे हैं किसी ना किसी प्रकार के। तो द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा यूरिया वगैरह हो गया, फिर उसके आगे क्या है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी वगैरह जो होता है, डीएपी खाद आपने सुना होगा। फिर क्या है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स व्हिच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। तो अलग अलग आप क्या देख रहे हैं केमिकल कंपोनेंट जो है, इन केमिकल कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर रही है, ठीक है, मतलब अलग अलग मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स के इर्द गिर्द क्या हो रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। अब पोटाश जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर्स में, जैसे जो कॉम्प्लेक्स मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें पोटाश आता है, तो पोटाश जो हमारी कंट्री में इंडिया इज डेफिशिएंट इन पोटाश, पोटाश नहीं मिलता हमें, तो हम पोटाश कहां से लाते हैं, जहां मिलता होगा। तो जैसे अगर आपको एक चीज बताएं तो इधर वाला ये जो पूरा एरिया है, नहीं साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है, ठीक है, साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है, पेरू वगैरह जो कंट्री है, यहाँ पे पोटाश के बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से पोटाश जो है खरीदा जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है, हमारी कंट्री इंपोर्ट करवाती है। तो पोटाश इज एंटायरली इंपोर्टेड इन आवर कंट्री, व्हाई, बिकॉज़ नो रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटाश और पोटेशियम कंपाउंड्स आर फाउंड इन इंडिया। पोटाश की बहुत कमी कहीं मिले तो संभाल के रखना, ठीक है, ये हो गया। अब अगली चीज क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, कब, 1970s में, 60s 70s के टाइम पीरियड में। कारण था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, प्रोमिनेंट इन एरियाज ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किन एरियाज में प्रोमिनेंट है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इन एरियाज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला, इन स्टेट्स में, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री आती है, अगली इंडस्ट्री आती है सीमेंट। तो अब देखो सीमेंट भी कहां से बन रहा है, लाइमस्टोन जो हो गया, लाइमस्टोन क्या एक मिनरल है ना, लाइमस्टोन एक कंपोनेंट होता है सीमेंट इंडस्ट्री का। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। अब कुछ भी बनाना है तो चूना तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो उसके अलावा सीमेंट भी लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट को, जब आप देखते हो डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं कि यार पहले तो मतलब शहर में इस रोड पे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं था, देखो कितने सारे कॉम्प्लेक्स बन गए, सारी चीजें। तो अल्टीमेटली इंसान डेवलपमेंट को कंस्ट्रक्शन से जोड़ देता है, ठीक है। तो एज वी नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपमेंट के नाम पे जब बिल्डिंग्स बनेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, फैक्ट्रीज बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो उन सब पे सीमेंट का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीमेंट एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में इट रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, कंपोनेंट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारा रॉ मटेरियल लगता है। कोल, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब ये यहाँ पे बल्कि है क्योंकि बल्कि रॉ मटेरियल है, हैवी रॉ मटेरियल है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद में क्या है, कोल और इलेक्ट्रिक पावर। अभी कोल और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वगैरह चलाने के लिए भी लग जाएगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करवाने के लिए भी आपको कोल और इलेक्ट्रिक पावर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो दी इंडस्ट्री हैज, मतलब ये समझ में आ गया सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर कि क्या है सीमेंट इंडस्ट्री, कहां जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें वो चीज। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सीमेंट इंडस्ट्री है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू मार्केट्स इन गल्फ कंट्रीज। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। क्या हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये इधर से आप आ गए, ये गुजरात हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया वगैरह वो सारी कंट्रीज आ जाएंगी। अब गुजरात में स्ट्रेटेजिकली लोकेट कर दिया है बहुत सारी। क्या कहा गया है कि सीमेंट इंडस्ट्री आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन गुजरात बिकॉज दे हैव दी सूटेबल एक्सेस टू गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है, जैसे आप देखेंगे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यमन वगैरह हो गया। यमन में तो क्या है डेवलपमेंट होगा, लेकिन जैसे कुवैत वगैरह हो गया, तो इन कंट्रीज में, ठीक है, इन कंट्रीज में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट किस चीज का हो रहा है इन कंट्रीज में, जैसे अगर आप देखेंगे तो आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, आज टूरिज्म के नाम पे कितने मॉन्यूमेंट्स बन गए हैं वहां पे, ठीक है। तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट के चलते उन्हें क्या चाहिए, बिल्डिंग्स बनाना, सीमेंट तो लगेगी। तो यहाँ पे जो गुजरात में आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज आपने स्ट्रेटेजिकली लोकेट करी है, तो सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, एक्सपोर्ट कर देती है अपना प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब सीमेंट प्रोड्यूस जो भी होगी यहाँ पे वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और इस तरह से उन्हें इन इंडस्ट्रीज को क्या मिल रहा है, मार्केट मिल रहा है, इन इंडस्ट्रीज को एक मार्केट मिल रहा है। समझ में आया, ये हो गया सीमेंट इंडस्ट्री। रोड बनते हैं कंक्रीट वाले, तो उसमें सीमेंट लग जाती है।
फर्स्ट सीमेंट प्लांट की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आते हैं तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। पहला सीमेंट प्लांट जो है वो चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया था 1904 में, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सपोर्ट्स भी इंप्रूव हुए। ठीक है, विद द इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एक्सपोर्ट्स आल्सो इंप्रूव्ड। ठीक है, इंक्रीज्ड जो कहना है, क्यों, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे ना तो सब खरीदना चाहेंगे। वही चीज यहाँ पे हुई कि जैसे जैसे क्या हुआ कि सीमेंट की क्वालिटी को हम इंप्रूव करते चले गए, हमारी इंडस्ट्रीज जो है और क्या होती चलेगी, एडवांस होती चलेगी, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स होना भी स्टार्ट हो गए। और आज अगर उसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये जो इंडस्ट्री है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के टर्म्स में बहुत बेहतरीन कर रही है आज भी। Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे आज अगर देखोगे तो क्या हो रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं पूरे पूरे किस चीज के लिए, efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करके तो आप कितना ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, आपको आपकी कंट्री को डोमेस्टिकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक डिमांड्स को क्रिएट करने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करने के दो फायदा है, एक तो आपकी इंडस्ट्रीज को और क्या मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा। दूसरी चीज, सीमेंट लोग अपने नाश्ते की प्लेट में रख के खाएंगे तो नहीं, सीमेंट से क्या करेंगे, अगर सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब डेवलपमेंट ही होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे। तो इसके चलते क्या है, प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज करने पर फोकस किया जाए। फाइन, अब क्या है, अब आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या बनाया जाता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वहां पे गाड़ियां बनाई जाती है, 4 चक्के, 2 चक्के, ठीक है, 12 चक्के, इस तरह की गाड़ियां बनाई जाती है। तो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर ट्रांसपोर्ट। ये इंडस्ट्री भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट। अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज अगर मैन्युफैक्चर कर रही है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन तेज हो रहा है आपकी कंट्री में, ट्रांसपोर्टेशन तेज हो रहा है तो लोग घूमने जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है, फ्रेट भी होता है, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स। एग्जांपल गिवन में क्या है, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लिबरलाइजेशन जैसे जैसे हुआ ना, विद द लिबरलाइजेशन, ठीक है, कंपटीशन आल्सो इंक्रीज। जैसे लिबरलाइजेशन हुआ तो कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन के चलते क्या है, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो बाहर की विदेशों की फोर्ड वोर्ड सारी कंपनियां आ गई। अब ग्लोबलाइजेशन चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, अब जब सारी कंपनियां लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद में आई तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने देखा कि यार हमें अगर कंपटीशन का एक सीधा सा नियम है, ये चीज समझो यहाँ पे, कंपटीशन का मैंने आपको पहले भी बताया ना शायद, हाँ, कंपटीशन का एक सीधा सा नियम है दैट यू हैव टू बी द बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे तो यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द कंपटीशन, क्यों, क्योंकि आपका कंपटीटर बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैदान में डटे रहना होगा तो खड़े रहना होगा, समझ में आई मेरी बात, तो यू हैव टू बी द बेस्ट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। दिस इज द हार्श बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, तो वैसे लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, और इसी कंपटीशन के चलते क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री जब आती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होकर आता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। और जब लिबरलाइजेशन हुआ उससे विदेशों से पैसा आया, विदेशों से जो पैसा आया तो उस पैसे से क्या हुआ कि अभी तक हम कुएं के मेंढक थे, लेकिन फिर जब हमने देखा कि यार वर्ल्ड में तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो क्या होने लगा कि इंडियन प्रोडक्ट जो है तो उसकी भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगी। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट से अलाइन होगी चीजें। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ठीक है, अब ये जो बात है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो एक स्क्रीनशॉट दिखा के कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, तो यही जानना चाहते हैं कि कहां पे है, तो इन चीजों पे जरूर फोकस रखना। जैसे हमने देख लिया सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मोर क्लोज टू द गुजरात, ठीक है, ताकि गल्फ कंट्रीज में एक्सेस मिल सके। तो वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि कहां कौन सी इंडस्ट्रीज है उस चीज को भी क्या करना, विशेष ध्यान रखना। समझ में आया, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड वगैरह सब कुछ हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हो गया। अगली इंडस्ट्री जो है वो है इंपॉर्टेंट, जो किस चीज की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये क्या कहना चाहिए, तो दिस इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस इंडस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलता है, कैलकुलेटर से लगा के कंप्यूटर तक सारी चीजें जो है इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है ना, और ये क्या है, ये न्यूली इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है, जहां पे आप क्या देख रहे हैं, जहां पे
बड़े लेवल पे आपको क्या देखने को मिलता है कि रेवोल्यूशन देखने को मिलता है कि कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स वगैरह सारी चीजों का ना, तो इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैलकुलेटर टू कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम कैलकुलेटर टू कंप्यूटर। बेंगलुरु में अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो आईटी सेक्टर में पूरा का पूरा जाके किधर बैठ गया है, बेंगलुरु में जाके बैठ गया है। फाइन, फिर क्या है, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। अब क्या है कि मैप वर्क जो होगा, ठीक है, इस चैप्टर का मैप वर्क हम करेंगे अलग से स्पेशल लाइव क्लास में, हम क्या कर लेंगे उसको प्लॉट कर लेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पहले मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा तो उसका मैप प्लॉट कर लिया था लाइव क्लास में, वैसे इसका मैप प्लॉट करवा दूंगा। और मुझे लगता है कि जो सिलेबस में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, वो मैप के पर्सपेक्टिव से लिखा है, आपको पता होगी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहां कहां है, ठीक है। तो ये कहानी ध्यान रहेगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्या जाता है कि जितने भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कैलकुलेटर्स लगा के कंप्यूटर तक सब कुछ, ठीक है। और बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह कंसीडर किया जाता है। अ मेजर इंपैक्ट of the industry has been employment generation, on the employment generation। और इसमें भी employment generation में जैसा आप देखेंगे तो जो women employed हैं, ठीक है, इस सेक्टर में उनका शेयर बहुत सेटिस्फैक्टरीली हाई है। आईटी सेक्टर में महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेकर आए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो दिया है, उसके साथ साथ में विमेन को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, ये आईटी सेक्टर की एक बड़ी सौगात है, ठीक। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और दोनों ही टर्म्स में, सॉफ्टवेयर में ज्यादा वजन है, हार्डवेयर में थोड़ा कम है, लेकिन दोनों ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो एक कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, वो क्या है, वो इस मतलब इंडिया में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक रीजन है। समझ में आया? सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। रिकॉल करते चलो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपने क्या पढ़ा, आपने आयरन स्टील, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, फिर उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में जो आपने पढ़ा, ये सारी इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है किससे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से। अब अगर हम चैप्टर को यहां पे समेटें तो हमारे जो दो पिलर्स थे, कौन कौन से, जब हमने बहुत चैप्टर पढ़ा है, देखो दो पिलर्स जो थे हमारे कौन कौन से, एक में जिसमें हमने पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल पार्ट, फिलोसॉफिकल कहना सही नहीं रहेगा, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के बाद में आपने एक चीज और क्या देखी थी, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो ये आपने सब कुछ देख लिया, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन में एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ये दोनों इंडस्ट्रीज देखी। अब जो थर्ड पिलर बचा है हमारे चैप्टर का, वो क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, इसका कंसीक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या कंसीक्वेंस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो दो तीन टॉपिक और बचे हमारे, प्यारा सा चैप्टर था, छोटा सा, जब हम घबरा रहे थे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।